अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हमने सर्चिंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, हैशिंग भी कंप्लीट कर लिया है और सॉर्टिंग में भी हमने प्रीवियसली 3 एल्गोरिथम डिस्कस किए थे, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। अब हमारे पास वैसे एक लास्ट एल्गोरिथम रिमेनिंग है सॉर्टिंग का, और जिसका नाम है क्विक सॉर्ट। और इस एल्गोरिथम को अलग से रखने की वजह ये है कि ये एल्गोरिथम प्रीवियसली डिस्कस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम से डिफरेंट है। ये एल्गोरिथम थोड़ा डिफरेंटली काम करता है। जबकि हमने लास्ट टाइम जो एल्गोरिथम देखे थे और हमने उनको कंपेयर किया था, तो कंपैरिजन से हमें ये पता लगा था कि वो तीनों एल्गोरिथम एक तरीके से कह सकते हैं कि उन तीनों के दरमियान टाई हो गई थी, क्योंकि तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आ रही थी। और वो थी O ऑफ एन स्क्वायर फॉर वर्स्ट केस, और फॉर एवरेज भी O ऑफ एन स्क्वायर थी। बेस्ट में O ऑफ एन हो सकती। ठीक है। तो हमारे पास आज है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, और हमने देखना ये है कि ये एल्गोरिथम उनसे बुरा है, बेहतर है, या उनके जैसा ही। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो कह रहे हैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल है डिवाइड एंड कंकर। ठीक है। ये क्या करता है कि आपके एरे को, ठीक है, फिर एरे को जो है डिवाइड करता है, लॉजिकली डिवाइड करता है। ठीक है, एक्चुअली डिवीजन नहीं होती। अ, अभी मैं आपको समझा दूंगा थोड़ा बात के क्या मतलब है लॉजिकल डिवीजन से। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम क्या करता है, डिवाइड करता है एरे को और फिर उसको पीसेज में रिकर्सिवली सॉर्ट करता है। जब सारे पीसेस सॉर्ट हो जाते हैं तो इवेंचुअली आप जब उन पीसेस को मिला के देखते हैं तो आपका कंप्लीट एरे सॉर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो वही वाली बात है, डिवाइड एंड कनकर का मतलब यही होता है कि आप अपने एनिमी को डिवाइड कर दें, और जब वो डिवाइड हो जाएंगे तो उनकी स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी, और स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी तो उनको बीट करना आसान होता है। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि एरे को डिवाइड करता रहता है, इतने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देता है कि इनकी सॉर्टिंग करना आसान हो जाती है। और जब वो सॉर्ट हो जाते हैं तो उनको कम्युलेटिव या वे में शो करा देता है और कहता है एरे सॉर्ट। ठीक है। तो ये तो हो गया इसके जनरल प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। अब कुछ टेक्निकलिटीज पे बात कर लेते हैं। तो टेक्निकलिटीज ऐसी है कि पार्टीशन जो करता है ये, तो इसमें क्या होता है कि इसको एक एलिमेंट को, जाहिर सी बात है, कहाँ से पार्टीशन करूँ, किस पॉइंट से पार्टीशन करूँ, ये किस पर्टिकुलर एलिमेंट से पार्टीशन करूँ। तो इसमें एक एलिमेंट आपको पिक करना होता है जो कि कहलाता है की या पाइवट। ठीक है। ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो पाइवट का वर्ड भी यूज होगा, कहीं हो सकता है की का वर्ड भी यूज हो। तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या करता है, इन पार्टीशन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज चूजन एज की और पाइवट। ये एरे के फर्स्ट एलिमेंट को की या पाइवट चूज कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू कह रहा हूँ, सबसे पहले चूज करता है कि की या पाइवट कौन सी है। अब ये की या पाइवट वैल्यू एरे का कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। हो सकता है ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट हो, आप चाहें तो एरे का लास्ट एलिमेंट भी पिक कर सकते हैं, आप चाहें तो एरे का मिडल एलिमेंट भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस देयर कैन बी मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, इंटरनेट पे भी आप देखेंगे कुछ सोल्यूशन आपको ऐसे मिल रहे होंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट या की करते हुए सॉल्व किया गया होगा, और कुछ सोल्यूशन ऐसे मिलेंगे जिसमें लास्ट वैल्यू को किया गया होगा, और कुछ ऐसे भी सोल्यूशन मिलेंगे जिसमें मिडल वैल्यू को पिक करके सॉल्व किया गया होगा। तो तीनों ही सोल्यूशन सही हैं। लेकिन अगली लाइन अगर आप देखें तो इसमें कहा हुआ है कि लेकिन अगर आप की या पाइवट को मिडल वाली वैल्यू को पिक करते हैं तो आपको बेस्ट केस अचीव हो सकता है, यानी आपका एल्गोरिथम बेहतर परफॉर्म कर सकता है अगर आप मिडल वाली वैल्यू को कंसिडर करें। तो हम जो एल्गोरिथम फॉलो करेंगे हम वही वाला फॉलो करेंगे, और रीजन मैंने आपको बता दी, इसलिए फॉलो करेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारा एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म करे। अगर हम फर्स्ट या लास्ट लेते हैं तो उसमें हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वर्स्ट केसेस में आते हैं। जबकि मिडल एलिमेंट को पाइवट या की पिक करने की वजह से पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो एल्गोरिथम है बेस्ट रिजल्ट्स जनरेट करे। डेफिनेटली हम बेस्ट की तरफ जाना चाहेंगे, और बेस्ट का भी, बेस्ट पॉसिबिलिटीज में भी हम वर्स्ट केस देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है। तो मतलब एक कहना चाहिए कि रिसर्च है, रिसर्च से पता लगा है सैंपल्स पे, पॉपुलेशन पर रिसर्च किया तो पता लगा है कि अगर की को मिडल एलिमेंट लिया जाता है तो एल्गोरिथम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। तो हम भी इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे और मिडल एलिमेंट को एज ए की या पाइवट वैल्यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, इसके मल्टीपल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं।
कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हो सकता है कि जब आप एग्जाम के टाइम इसको पढ़ें तो आप इंटरनेट का रुजू करें और आप कहें कि सर का और ये तो मैच ही नहीं हो रहा। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला वर्जन ऑफ एल्गोरिथम पिक किया है इंटरनेट से। तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट वाले भी हैं, लास्ट वाले भी हैं, मिडल वाले भी हैं। लेकिन चूंकि अब मैंने कोर्स में आपको मिडल वाला पढ़ा दिया और उसके पीछे एक जो है रोबस्ट रीजन भी है कि ये बेस्ट केस के लिए है, बेस्ट रिजल्ट जनरेट करने के लिए। तो अब अगर एग्जाम व्यू पॉइंट से बात की जाए तो डेफिनेटली फिर मैं इसी सर्कल के अंदर देखूंगा कि आपने जो एल्गोरिथम को सॉर्ट किया हो वो बेस्ट केस वाले एल्गोरिथम से किया हो। यानी हमारे कोर्स का पार्ट जो एल्गोरिथम है वो फर्स्ट एलिमेंट पिक करने वाला भी नहीं है, लास्ट एलिमेंट पिक करने वाला भी नहीं है, बल्कि मिडिल एलिमेंट को एज ए की या पाइवट पिक करने वाला एल्गोरिथम है। ठीक है, तो अगर आप इंटरनेट से भी पढ़ें तो कोशिश कीजिएगा मिडिल वाले को देखें। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाले सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होंगे फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। ठीक है, वैसे आप इंप्लीमेंट करना चाहें कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट के लिए आप मिडिल एलिमेंट एज पाइवट वाला एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, ये कैसे काम करेगा कि जब आप मिडिल एलिमेंट को पाइवट प्लेस कर देंगे तो मिडिल के लेफ्ट साइड पे भी एक एरे बन जाएगा, सब एरे, और एक राइट साइड पे भी सब एरे बन जाएगा। और अब आप देखेंगे जब मिडिल से कर रहा हूँ तो तकरीबन लेफ्ट वाला भी और राइट वाला जो है उनके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे, यानी हाफ हाफ में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट पॉसिबिलिटी तो यही है कि बिल्कुल एरे जो है सेंटर से हाफ हाफ हो जाए। लेकिन ये भी बेस्ट केस में बता रहा हूँ कि बेस्ट ये है कि बिल्कुल बीच से आधा आधा हो जाए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या ऐसा होता भी है या नहीं। तो जो हाफ हाफ हो जाता है तो हमारी कोशिश क्या होती है कि वन पार्टीशन कंटेन्स एलिमेंट स्मॉलर देन द की या पाइवट। और मेरी कोशिश क्या होती है कि जिसको भी मैंने की बनाया उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सारे एलिमेंट उससे छोटे होने चाहिए और राइट हैंड साइड पे सारे एलिमेंट उससे बड़े होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं एलिमेंट्स को स्वैप करता जाता हूँ, स्मॉलर वालों को लेफ्ट साइड पे मूव करता जाता हूँ और लार्जर वालों को राइट साइड पे मूव करता जाता हूँ की के रिस्पेक्ट। ठीक है, बड़ी सिंपल सी फंक्शनैलिटी है। की पिक करें, की के रिस्पेक्ट से आप देखें जो छोटे एलिमेंट है वो लेफ्ट वाले सब एरे में चले जाएं और जो ग्रेटर एलिमेंट है, लार्जर एलिमेंट है, वो राइट वाले सब एरे में चले जाएं। ये करना है और ये स्वैपिंग से हो जाएगा सिंपली। स्टेप्स क्या है एल्गोरिथम के? सबसे पहले तो कह रहे हैं कि चूज अ की वैल्यू। वी टेक द वैल्यू ऑफ द मिडल एलिमेंट एज की या पाइवट वैल्यू, बट इट कैन बी एनी वैल्यू विच इज इन रेंज ऑफ स्टोर्ड वैल्यूज इवन इफ इट डजंट प्रेजेंट इन द एरेज। अब इससे क्या मुराद है? कह रहे हैं कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये वो एरे का पार्ट ना भी हो उसको भी आप की ले सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, यहाँ से हम थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है आपसे, मेरे पास अगर मैं एरे देखता हूँ तो उसमें सबसे छोटा नंबर है 3 और सबसे बड़ा नंबर है से 100। तो मेरे एरे में मैं कोई सी भी नंबर यानी बिटवीन 3 से लेकर 100 तक को की ले सकता हूँ, भले से वो एलिमेंट मेरे एरे का पार्ट ना भी हो। ठीक है, तो उसको भी की लिया जा सकता है, लेकिन फिर मैंने जैसे कि कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, हम इस अप्रोच में नहीं जाएंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि एरे के उसी एलिमेंट को की पिक कर लें जो एरे के अंदर मौजूद है और उसमें से भी हम मिडल वाली अप्रोच फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्या है, पार्टीशन रीअरेंज एलिमेंट इन सच अ वे दैट ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर लेस देन द पाइवट गो टू द लेफ्ट सब एरे या लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे। एंड अच्छा, लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे कहना ज्यादा सुटेबल रहेगा, सब एरे नहीं है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एरे लॉजिकली डिवाइड होता है, एक्चुअली डिवाइड नहीं होता। एरे जो है लॉजिकली डिवाइड होता है, एक्चुअली डिवाइड नहीं होता। तो जो स्मॉलर एलिमेंट है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे में चले जाते हैं और लार्जर एलिमेंट है वो राइट पार्ट ऑफ द एरे में चले जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू पाइवट। और फर्दर क्या कहा हुआ है, गो टू द राइट पार्ट ऑफ द एरे, वैल्यू इक्वल टू द पाइवट कैन स्टे इन एनी पार्ट ऑफ द एरे। और इक्वल के केस में किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटिस दैट एरे में बी डिवाइडेड इनटू नॉन इक्वल पार्ट। ठीक है, मिडिल वैल्यू लेने का मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि मेरा एरे इक्वल पार्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट। इक्वल हो जाता है तो बेहतरीन, ये तो बेस्ट केस है। लेकिन इक्वल ना भी हो, लेकिन इस बात की गारंटी है कि हमेशा वो दो पीसेस में डिवाइड होगा। और मैं इट इज सेफ टू एज्यूम कि मैं कर सकता हूँ कि हर मर्तबा हाफ होते जाएंगे मेरे डेटा एलिमेंट। ठीक है, और फिर क्या है, आप सॉर्ट करते जाएं बोथ पार्ट्स को, और उस पार्ट में रिकर्सिवली सॉर्ट करने का मतलब ये है कि फिर उसमें भी यही बिहेवियर रिपीट होगा। आप फिर से मिडिल एलिमेंट पिक करेंगे, फिर से चेक करेंगे लेफ्ट वाले को लेफ्ट, स्मॉलर को लेफ्ट में
लेफ्ट साइड में और ग्रेटर को राइट साइड में मूव करते जाएंगे और ये प्रोसेस रिकर्सिवली चलता रहेगा और पीसेस बाय पीसेस, और इवेंचुअली जब सारे पीसेस सॉर्ट हो जाएंगे तो उनको आप जमा करके देखेंगे तो आपको कंप्लीट एरे सॉर्टेड नजर आएगा। ठीक है, तो ये हो गई थ्योरेटिकल गुफ्तगू। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एल्गोरिथम कैसा है इसका। एल्गोरिथम इसका जो है रिकर्सिव इन नेचर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया, ये जो एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं ये एवरेज से बेस्ट केस के रिजल्ट्स जनरेट करता है। ठीक है, इट इज नॉट अ वर्स्ट केस एल्गोरिथम। आगे स्लाइड में मैंने वर्स्ट केस का एल्गोरिथम भी दिया हुआ है जस्ट फॉर कंपैरिजन कि आप कंपेयर कर सकें, लेकिन हम फॉलो मेनली कौन सा कर रहे हैं, वो एल्गोरिथम जो कि है बेस्ट से एवरेज केस के लिए सुटेबल है। तो एल्गोरिथम में सबसे पहले देखा जाए तो क्विकसॉर्ट के एल्गोरिथम को 3 पैरामीटर्स इनपुट मिलते हैं। एक चीज है एरे और लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट से आप समझ गए कि मुझे एरे की बाउंड मिल जाएगा, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स मिल जाएगी। एरे का काम क्या है? एरे का काम ये है कि सबसे पहले एक इसमें हमारे पास ट्रैकर मौजूद है या मार्कर कह लें, जिसको मैं लो कह रहा हूँ या लोअर इंडेक्स, और एक मार्कर मेरे पास मौजूद है हाई या हायर इंडेक्स। ठीक है, अब मेरा काम क्या है कि लो को लेफ्ट वाली इंडेक्स असाइन कर दूं। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें इशू ये आ रहा है कि जी, तो मेरा काम क्या है कि लो नाम का एक मैंने मार्कर अपने पास रखना है ट्रैकर, जिसको मैं लेफ्ट वाली इंडेक्स असाइन कर दूंगा, और इसी तरह एक हाई नाम का मार्कर जिसको मैं अपनी राइट वाली इंडेक्स या हायर इंडेक्स असाइन कर दूंगा। ठीक है, लो का मतलब है लोअर इंडेक्स और हाई का मतलब है हायर इंडेक्स रिलेटिवली। और फिर मैं की कैलकुलेट करता हूँ, और की कैलकुलेट कैसे होती है, बेसिकली यही फॉर्मूला है आपका। आप की को कैलकुलेट कर लेते हैं हर इटरेशन में लेफ्ट और राइट से डिवाइड बाय 2, क्योंकि मैं मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। तो जो भी इंडेक्स मिडिल एलिमेंट की आएगी वो मिडिल एलिमेंट मेरा क्या बन जाता है, की या पाइवट बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैं सिंपली एक लूप लगा रहा हूँ और लूप तब तक चलती रहती है जब तक कि लोअर इंडेक्स इज स्मॉलर देन हायर इंडेक्स। ठीक है, मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि लोअर वाली इंडेक्स स्मॉलर देन या इक्वल्स टू हायर इंडेक्स होनी चाहिए। अगर हायर इंडेक्स, हायर का मतलब है हायर नंबर होना चाहिए, इसमें इसमें छोटा नंबर आ जाता है एज कम्पेयर टू लोअर, तो मेरी लूप ब्रेक हुई। और लूप कहाँ तक चल रही है, स्टेप 5 तक। लूप ब्रेक होने के बाद क्या होगा, मैं 6 और 7 पे आऊंगा, और 6 और 7 में मैं इस फंक्शन को रिकर्सिवली दोबारा कॉल कर रहा हूँ। और कब कॉल करता हूँ वो बाद में बताता हूँ। लेकिन जब तक लूप चल रही है तो क्या होगा, लूप चल रही है तो इसके अंदर 2 सब लूप्स और हैं, और इन लूप्स का काम क्या है कि ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका, यानी लोअर वाली वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ लूप में कुछ नहीं कर रहा, मैं लोअर को एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ यानी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। और तब तक इंक्रीमेंट करता रहूंगा जब तक कि लोअर की वैल्यू लेस देन है की, यानी ये लूप तब स्टॉप हो जाएगी जब लोअर की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू की हो जाए तो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, लूप चलने की कंडीशन क्या है, लोअर की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए की, तो लोअर इंक्रीमेंट होता रहेगा, नहीं आगे 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 बढ़ता रहेगा। लेकिन स्टॉप कब हो जाएगा, जैसे ही लोअर के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो की से बड़ा है या बराबर। सिमिलरली यही काम मैं अपर के लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन अपर में, अपर क्या सॉरी हायर के लिए भी कर रहा हूँ, और हायर जो है डिक्रीमेंट हो रहा है। और ये तब तक डिक्रीमेंट होता रहेगा जब तक कि इसे कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जो की से लेस देन हो या इक्वल हो। अगर ग्रेटर है तो ये भी लूप मुसलसल डिक्रीमेंट होती रहेगी, लेकिन ये स्टॉप कब होगी, जब लेस देन या इक्वल का केस आ जाए। अब क्या हुआ है कि लोअर ने वो इंडेक्स ढूंढ ली है कि जिसमें एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो की से बड़ा है, और हायर ने एक ऐसी इंडेक्स ढूंढ ली है जिसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो की से छोटा है। ध्यान रहे, हायर राइट साइड ऑफ द एरे के पार्ट ऑफ द राइट साइड में है, और लोअर जो है लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे में है। तो की सेंटर में है, और ये सिचुएशन ऐसी है कि हाई के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो की से छोटा है, और लो के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो की से बड़ा है। तो अभी जो हमने बात की थी, हम तो ये चाहते हैं ना कि सारे बड़े एलिमेंट की के राइट साइड पे चले जाएं, छोटे एलिमेंट की लेफ्ट साइड पर। तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है, छोटे वाला इस तरफ आ जाएगा, बड़ा वाला उस तरफ आ जाएगा।
तो मैंने स्वैप कर देने कंटेंट ऑफ लोअर एंड हायर इंडेक्स, तो ये हो गई स्वैपिंग। ये आपके सामने स्वैपिंग हुई हुई है, ठीक है। लेकिन स्वैपिंग करते वक्त मुझे ध्यान ये फिर से रखना है कि ये कंडीशन चेक करनी है कि लोअर की वैल्यू हायर से छोटी हो। अगर लोअर की वैल्यू हायर से छोटी नहीं होगी तो मैं स्वैपिंग नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट स्टेप 6 एंड 7 पे चला जाऊंगा। और स्वैपिंग के बाद मुझे क्या करना है, एक स्टेप एडिशनल है, लो की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है और हाई की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। ये एक एडिशनल स्टेप है और इस तरीके से मेरी एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है और यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी होती रहेगी। अच्छा, तो जब तक रिपीट हो रही है ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन जैसे ही आपकी लूप ब्रेक हो जाती है तो मैं आता हूँ स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 क्या है, एक्चुअली क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम को देखें, दोबारा से कॉल कर रहा है इन अ क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। तो ये है रिकर्जन, ठीक है। यानी यही सारा बिहेवियर अब एरे, एक सब एरे पे अप्लाई होगा, और उस सब एरे की रेंज क्या है, उस सब एरे की रेंज है ये, ठीक है। उस सब एरे की रेंज क्या होगी, लेफ्ट से लेकर हाई तक, ठीक है। रेंज होनी चाहिए, एक एलिमेंट होगा तो मैं कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने क्लियरली लिख दिया है लेफ्ट को लेस देन हाई होना जरूरी है। और लेस का मतलब ये है कि कम से कम भी 2 एलिमेंट हो तो मैं सॉर्टिंग ट्राई करूंगा, वरना मैं सॉर्टिंग ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि एक एलिमेंट पे सॉर्टिंग क्या अप्लाई करना। 2 एलिमेंट है तो हो सकता है वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो, तो उनको सॉर्ट किया जा सकता है। तो 6 स्टेप और 7 स्टेप एक जैसे ही है, फर्क क्या है, एक लेफ्ट सब एरे पे अप्लाई हो रहा है और एक राइट सब एरे पे अप्लाई हो रहा है। तो इसमें देखें, इसमें मैं अप्लाई सिर्फ तभी करूंगा जब मेरे पास राइट सब एरे में 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट हो। और इस बात की मेक श्योरिटी इस तरीके से हो सकती है कि 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट हैं कि लोअर की वैल्यू राइट से ज्यादा, सॉरी लोअर की वैल्यू राइट से कम हो, ठीक है। तो कम होने का मतलब ये है कि कम से कम 2 एलिमेंट हो गए। इक्वल का केस यहाँ पे नहीं चेक हो रहा, सिर्फ लोअर का चेक हो रहा, ठीक है। तो एल्गोरिथम मैंने थोड़ा बहुत अभी इसलिए समझाया ताकि आपको रिलेट कर सकें, वरना अभी हम इस एल्गोरिथम को दोबारा से रिविजिट करेंगे एक मरतबा एल्गोरिथम की फंक्शनैलिटी देखने के बाद, ठीक है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ और हम जंप करते हैं डायरेक्टली एल्गोरिथम के। तो अच्छा, तो हम एल्गोरिथम पर हैं। तो ये हमारे पास एक एरे मौजूद है, ठीक है। हमने इस पे अप्लाई करनी है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, ठीक है। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जैसे कि बताया, सबसे पहला स्टेप क्या करता है कि फर्स्ट इंडेक्स और जो आपकी है लास्ट वाली इंडेक्स, यानी जिसे कहा जा रहा है इसको हम कह रहे हैं, ये है मेरे पास लेफ्ट लेफ्ट वाली इंडेक्स, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन में कॉल होकर आई है लेफ्ट वाली इंडेक्स, ये मेरे पास लेफ्ट इंडेक्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है LEFT, ठीक है। ये मेरे पास लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स आ गई है, और इसी तरह ये मेरे पास एक आ गई है यहाँ पर राइट, ठीक है। फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन को एक एरे मिला विद लेफ्ट एंड राइट। अब मेरा काम क्या है कि लेफ्ट और राइट की वैल्यू को असाइन करना है किसको, अपने लोअर सॉरी हाँ लोअर इंडेक्स और हायर इंडेक्स को। तो पहला स्टेप क्या होगा कि लोअर को असाइन हो गया 0, ठीक है। लेफ्ट की इंडेक्स क्या है, 0 थी, तो मैंने लोअर को असाइन कर दिया 0, और हायर को कर दिया, तो लोअर को मैंने असाइन कर दिया 0 और हायर को असाइन कर दिया मैंने यहाँ पर 7, ठीक है। राइट मोस्ट इंडेक्स कहाँ चली गई, हायर पे चली गई। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, मुझे की डिसाइड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ लोअर हायर वैल्यू, या कह लें लेफ्ट और राइट की। तो की का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, क्या है हमारे पास, की का फॉर्मूला है सिंपली मैं लेफ्ट और राइट की वैल्यू को डिवाइड करता हूँ, यानी 0 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, ठीक है। पहले सम करता हूँ इन दोनों को और डिवाइड बाय 2 करता हूँ, तो ये मेरे पास नंबर आता है, क्या आता है, 7 डिवाइड बाय 2 इज 3। इंटीजर की बात करें, 2 इंटीजर डिवाइड होंगे तो रिजल्ट विल बी एन इंटीजर। तो मुझे ये चेक करना है कि अपने एरे में, यानी एरे की इंडेक्स नंबर 3 पे जो भी एलिमेंट है उसे कंसिडर कर लूंगा एज की। तो इस केस में मेरे पास की क्या बनेगी, कोई बताना चाहेगा। अब तो ऑब्वियस है कि की मेरी क्या होगी,
जी क्लास, की क्या बनेगी मेरी? एनीवन? क्लास, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो फिर बताइए राना, अजहर, अब्बास, आपको आवाज आ रही है तो की क्या होगी मेरी इस केस में? एलिमेंट एट 3, अगर मैं इस एरे को ए नाम दे रहा हूँ तो थर्ड एलिमेंट इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सा एलिमेंट है? इंडेक्स नंबर 3 पे जो मेरे पास एलिमेंट मौजूद है वो है 7। ठीक है, सही है। तो इस केस में मेरे पास जो की बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? 7 इज माई की। ठीक है, 7 मेरी की बन गई। अब मुझे करना क्या है? एल्गोरिथम। ठीक है, तो 7 मेरी की है। मैंने पहला स्टेप कर लिया, इनिशियलाइजेशन। लेफ्ट को मैंने जीरो असाइन कर दिया, सॉरी, लो को मैंने जीरो असाइन कर दिया, लेफ्ट वाली वैल्यू। और हाई को मैंने राइट असाइन कर दिया। ठीक है, यानी 7। और इन दोनों की बेस पे मैंने की फाइंड आउट कर ली। इस वक्त जो की है वो है मेरा 7, और जो कि ऑलमोस्ट मिडल एलिमेंट है। ठीक है, एग्जैक्टली मिडल नहीं हो सकता क्योंकि 8 एलिमेंट है, तो उसमें मिडल एलिमेंट नहीं होगा, या तो 3 हो सकता था या 4, लेकिन मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता लगता है कि थर्ड इंडेक्स इज माई मिडल एलिमेंट, यानी 7 इज माई मिडल एलिमेंट। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे लोअर पार्ट को इंक्रीमेंट करना है, लो को इंक्रीमेंट करना है, और तब तक इंक्रीमेंट करना है जब तक मुझे 7 से बड़ा या 7 के इक्विवेलेंट नंबर ना मिल जाए। ठीक है, तो अपेरेंटली देखने से पता ये लग रहा है कि 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7, 2 इज नॉट इक्वल टू 7। तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं चेक करूंगा क्या 23 इज ग्रेटर देन 7। यस, 23 इज ग्रेटर देन 7। यानी लोअर की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कहाँ पर पहुंच जाएगी? 23rd पे पहुंच जाएगी, यानी 23 पे पहुंच जाएगी। इसी तरह हायर की बात करूं तो हायर को डिक्रीमेंट होना है, और तब तक डिक्रीमेंट होना है जब तक कि हायर को कोई ऐसी वैल्यू ना मिल जाए जो 7 से छोटी। तो 38 को चेक किया गया कि 7 से छोटा है, यानी लेस देन और इक्वल। नो, लेस देन इक्वल नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, डिक्रीमेंट करूंगा। 9 पर आऊंगा, चेक करूंगा क्या 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 7। नो, तो मैं मजीद आगे बढ़ जाऊंगा, मैं 5 पे चेक करूंगा। और जब मैं 5 को चेक करूंगा तो पता लगेगा कि 5 इज लेस देन 7। तो एच की वैल्यू कहाँ जाके होल्ड कर लेगी? 5 पर। और एल की वैल्यू कहाँ जाके होल्ड हो जाएगी? 23 पर। तो अगला स्टेप क्या होगा इसमें? कि मेरी वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी और मेरी इंडेक्स अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इस वक्त एल या लोअर इंडेक्स क्या है? मेरी 1 है। और हाई या एच, मेरी हायर इंडेक्स जो है वो क्या है? 5 है। और ये कोइंसिडेंटली 5 पे जो डेटा मौजूद है वो भी 5 है। तो अब मैं चेक करूंगा कंडीशन। कंडीशन क्या है कि मैंने चेक करा, ठीक है, 23 पर जो डेटा 23 जो डेटा है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू की है, बिल्कुल सही है। एंड 5 भी मेरा लेस देन और इक्वल्स टू की मेरी 7 है। तो 23 7 से बड़ा है और 5 7 से छोटा है। तो एल्गोरिथम का प्रिंसिपल क्या कहता है कि मुझे क्या करना है? लेफ्ट साइड के जो पोर्शन ऑफ एरे है उसमें वो एलिमेंट मूव करने हैं जो की से छोटे हों। तो 5 तो की से छोटा है, तो 5 को चाहिए कि वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरे में आ जाए या लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे में आ जाए। और 23 जो कि 7 से बड़ा है उसको राइट पार्ट ऑफ द एरे में मूव कर। तो इसको मूव कराने का तरीका सिंपली यही है कि मेरे पास एक छोटा एलिमेंट मौजूद है की से और एक बड़ा एलिमेंट है की से। मैं उन दोनों को आपस में स्वैप करवा देता हूँ, यानी 5 को 23 की जगह प्लेस कर देता हूँ और 23 को 5 की जगह प्लेस कर देता हूँ। तो ये हो गया सिंपल, प्लेस हो गया। ठीक है, तो अब आप देखें तो 5 जो कि की से छोटा है, की इस वक्त मेरी 7 है, हाईलाइट हुई हुई है, तो डिजर्व करता है 5 के वो लेफ्ट सब पार्ट ऑफ द एरे में आ जाए। तो वो लेफ्ट सब पार्ट ऑफ द एरे में आ गया। स्वैपिंग हो गई, और स्वैपिंग के बाद एक और स्टेप मुझे लेना था। वो स्टेप क्या था कि मुझे लोअर और हायर इंडेक्स को
एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है, यानी लोअर में एक इंक्रीमेंट कर देना है और हायर में एक डिक्रीमेंट कर देना है। तो एक स्टेप और लूंगा मैं यहाँ पे, तो मेरी एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और ये मेरी इंडेक्स अपडेट होगी। लोअर इस वक्त मेरा इंडेक्स नंबर 2 पर है और हायर मेरा इस वक्त इंडेक्स नंबर 4 पर है। ठीक है, अब मैं फिर से दोबारा आइट्रेशन रिपीट करूंगा, वही आइट्रेशन, और वो आइट्रेशन क्या है, मैं चेक करूंगा कि लोअर की वैल्यू की से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो जब मैंने ये स्टेप रन किया तो पता लगा कि 17 जो कि लो अब मेरी की से ऑलरेडी बड़ा है, तो लोअर को मुझे आगे मूव नहीं करना पड़ा, लोअर अपनी जगह पे स्टिल रहेगा। लेकिन 11 को चेक किया तो पता लगा ये मेरी की से छोटा नहीं है, तो हायर को मैं एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, तो हायर मेरा 7 पर आ जाएगा। और 7 पे आके मुझे क्या पता लगेगा कि 7 इज लेस देन और इक्वल्स टू 7। तो इसमें लेस देन तो ना सही, लेकिन इक्वल वाला केस मीट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं चेक करूंगा और चेक करने से मुझे ये पता लग रहा है कि 17 इज ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो लोअर की इंडेक्स फाइनलाइज हो गई और 7 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू होता है, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू 7 है, तो ये भी सही है। ये खुद इटसेल्फ की है और मैं डिक्रीमेंट होता होता की तक पहुंच गया। तो इस सूरत में क्या होगा कि स्टिल मैं स्वैपिंग कर सकता हूं, क्योंकि मेरी लोअर इंडेक्स लेस देन है हायर इंडेक्स से, मेरी लोअर इंडेक्स लेस देन है हायर इंडेक्स से, तो मैं स्वैपिंग कर सकता हूं। तो यहाँ पे फिर से स्वैप होगा और स्वैपिंग किसके दरमियान होगी, 7 और 17 के दरमियान। तो 7 उस तरफ चला जाएगा और 17 इस तरफ आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, 7 स्टिल मेरी की है, 7 ने जगह बदल ली है लेकिन 7 ही मेरी की है। जब तक ये आइट्रेशन चल रही है 7 ही मेरी की रहेगी। ठीक है, की मेरी चेंज नहीं हुई, की जगह चेंज हो गई लेकिन स्टिल मेरी की क्या है, 7 ही है। तो स्वैप हो गया 7 और 17। लेकिन देखें हाईलाइट इस वक्त भी 7 हो रहा है, क्योंकि मेरी की 7 है, भले से उसने जगह चेंज कर ली हो लेकिन स्टिल मेरी की 7 है, जब तक कि ये मेरा पास कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अब क्या होगा, एक और स्टेप स्वैपिंग के बाद होता है कि लोअर को मुझे इंक्रीमेंट करना होता है और हायर को मुझे डिक्रीमेंट। तो ये हो गया लोअर इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट होकर लोअर चला गया थर्ड इंडेक्स पे और हायर चला गया है सेकंड इंडेक्स पे। यानी इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, बाईपास कर दिया। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, बाईपास कर दिया। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो कि ये एक दूसरे को बाईपास करें, ठीक है, तो मेरी लूप ब्रेक हो जाती है, मेरी लूप ब्रेक हो जाती है, क्योंकि लूप की कंडीशन क्या थी, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, लूप की कंडीशन ये थी कि एट एनी पॉइंट, आपकी लूप की कंडीशन ये लगी हुई थी कि यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ मैं, इसी तरफ साइड पे लूप की कंडीशन मेरी ये है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम आपका लो जो है वो लेस देन या इक्वल होना चाहिए हाई के। ठीक है, ये कंडीशन होल्ड करेगी तो लूप चलेगी, ये कंडीशन मीट नहीं करेगी तो लूप ब्रेक हो जाएगी। और इस वक्त अगर आप देखें तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, लोअर की वैल्यू 3 है जो कि ना लेस देन है ना इक्वल है हाई की, बल्कि क्या हो गई है, हायर हो गई है। इन अदर वर्ड्स ये कहा जा सकता है कि हाई की वैल्यू जो है इस वक्त यानी इस कंडीशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि हाई ग्रेटर देन लो होगा तो ट्रू होगी, लेकिन हाई लेस देन हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगी। तो इस वक्त हायर की वैल्यू ग्रेटर देन लो नहीं है बल्कि अपोजिट है, तो मेरी लूप ब्रेक हो गई। ठीक है, ये लूप की कंडीशन है, लूप कब चलेगी, लो लेस देन हाई है तो। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इसका मतलब मेरी लूप ब्रेक हो गई, और लूप ब्रेक हो गई थी तो मैंने बताया था कि मैं क्या करूंगा, एरे को पार्टीशन करूंगा, दो सब एरेज में पार्टीशन कर दूंगा। और वो पार्टीशनिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, हमेशा वो पार्टीशनिंग ऐसे होगी कि मैं लेफ्ट वाले पोर्शन से अपना एरे पिक करूंगा हायर तक, यानी हायर वाली इंडेक्स कहाँ पर आई हुई है, देखिए यहाँ पर आई है, लेफ्ट से लेकर हाई तक मैं पार्टीशन करूंगा एक पीस, और दूसरा पीस मैं लोअर से लेकर राइट तक पार्टीशन कर दूंगा, यानी दूसरा पीस मेरा ये आ जाएगा। तो इस एरे को अब मैं दो हिस्सों में ब्रेक करने वाला हूँ, यानी वो जो डिवाइड एंड कनकर में डिवाइड की बात थी उसका स्टेप आ गया। तो ये दो सब एरेज बन जाएंगे, यानी दो सब एरेज लॉजिकली बनेंगे, फिजिकली इनमें कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है,
यानी अब इन पे जो होगा रिकर्सिवली अप्लाई होगा क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम, इन पे रिकर्सिवली अप्लाई होगा क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम फ्रॉम लेफ्ट टू हायर इंडेक्स, ठीक है, एंड फ्रॉम लो टू राइट मोस्ट इंडेक्स, ठीक है, लोअर टू हायर मोस्ट इंडेक्स। तो अब यानी मुझे ब्रेक कर देना चाहिए, और ब्रेक करना है तो ब्रेक कैसे होगा कि मेरे पास मैंने चेक किया, चूंकि हायर की वैल्यू लेस देन लो हो चुकी है, वही बात मैंने कंडीशन बताई थी जो वो फॉल्स हो गई है, हाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना जरूरी थी जब तक लूप चलती, लेकिन लोअर होने कैसे लूप ब्रेक हो, अब लूप ब्रेक हो गई तो यहाँ से ब्रेक होगा। मैंने जैसे कि भी आपको बताया कि एरे में यहाँ से लेकर दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं, और दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया जाएगा तो होगा ये कि अब ये जो सब ऊपर चीजें लिखी हुई मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अब ये इररेलेवेंट हो जाएंगी, लेफ्ट और राइट की बात ये नहीं रहेगी। तो अब क्या होगा कि सिचुएशन ऐसी है कि मेरा एरे में जो प्रीवियसली सेलेक्टेड की थी वो सब डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो वाली आइट्रेशन एंड हो गई, वो आइट्रेशन एंड हो गई। तो अब मैं इस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में क्या है, मेरे पास एक लेफ्ट सब एरे है और एक राइट सब एरे। लेफ्ट सब एरे में 3 एलिमेंट्स हैं 2 5 7, और राइट सब एरे में 5 एलिमेंट हैं 17 11 23 9 एंड 38, ठीक। तो अब क्या होगा कि इन दोनों पोर्शन पे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम मुझे रिकर्सिवली अप्लाई करना है, लेफ्ट पे अलग अप्लाई करना है और राइट पे अलग अप्लाई करना है। तो जब लेफ्ट पे मैं अलग अप्लाई करूंगा तो इसमें क्या होगा, अलग लेफ्ट और राइट की वैल्यू आएंगी और उनके रिस्पेक्ट से अलग लो और हाई की वैल्यू सेट होगी। यानी जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें जब मैं लेफ्ट और राइट की वैल्यू लिखूंगा तो इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। लेफ्ट पोर्शन का लेफ्ट जो है वो ये है, ठीक है, और इसका राइट जो है वो भी लिख लेते हैं, इसका राइट जो है ये, ठीक है। ये एल्गोरिथम रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, और राइट सब एरे का लेफ्ट पोर्शन ये है, ठीक है, और इसका राइट जो है ये है, क्योंकि अब ये दो सब एरेज बन गए हैं और इन पे क्विकसॉर्ट अलग अलग से अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ये लाइन ये जो बीच में लगी हुई ये बता रही है सेपरेशन है, वो वाला हिस्सा अलग सॉर्ट होगा और ये वाला हिस्सा अलग सॉर्ट होगा। तो जब लेफ्ट साइड वाले या लेफ्ट साइड एरे की बात की जाए तो उसमें लोअर इंडेक्स आ गए 0 और हायर इंडेक्स आ गए 2। तो इसके रिस्पेक्ट से मैं की कैलकुलेट करूंगा, तो बताइए जरा की क्या आएगी क्लास, लेफ्ट सब एरे की या पाइवट वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट सब एरे की पाइवट वैल्यू क्या आएगी। जी एनीवन, पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन मौजूद है आज। जी फहाम, आप बताना चाहेंगे कि लेफ्ट सब एरे की वैल्यू क्या आएगी। खुशबख्त आपसे भी सवाल है कि लेफ्ट सब एरे की वैल्यू क्या आएगी। बहुत आसान सी बात है, ठीक। रमशा ने मुझे आंसर किया और बिल्कुल सही आंसर किया। लेफ्ट सब एरे में जाहिर सी बात है मैं 0+2 करूंगा और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मिडल इंडेक्स आएगी 1 और मिडल इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आएगी 5। तो बिल्कुल सही जवाब हो गया, यहाँ पे जो मेरे पास की आएगी वो आ जाएगी 5। राइट सब एरे की बात की जाए तो क्या होगा, राइट सब एरे में जाहिर सी बात है लेफ्ट की वैल्यू अलग है, राइट की वैल्यू अलग है। तो राइट सब एरे में अगर देखा जाए तो थर्ड मेरे पास जो है लोअर इंडेक्स बन रही है और 7 जो है मेरे पास हायर इंडेक्स बन रही है। तो अब इस केस में मुझे बताइए कि मेरे पास की क्या आएगी। ठीक है, मेरे पास सही जवाब आया कि 23 आएगी, जो कि है इंडेक्स नंबर 5 पे, क्योंकि 3 + 7 में करूंगा 10, 10 डिवाइड बाई 2 करने का मतलब है 5, और 5 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो है 23। तो इस केस मेरी की क्या बन जाएगी, 23 बन जाएगी, ठीक है। अब आप बात समझ रहे हैं कि मेरे पास वही पिक्चर आ गई दोबारा से, जो पहले एक कंप्लीट एरे के लिए थी अब दो सब एरेस पे, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट पीस ऑफ एरे को अलग से सॉल्व करना है और राइट पीस ऑफ एरे को अलग से सॉल्व करना है, लेकिन दोनों पे अप्लाई वही हो रहा है क्विक सॉर्ट, बिल्कुल वैसे।
तो अगर लेफ्ट की बात की जाए तो लेफ्ट में मुझे वो एलिमेंट फाइंड करना है, यानी लोअर को वहां पहुंचाना है जो एलिमेंट 5 से बड़ा हो या बराबर हो, और हायर को वहां पहुंचाना है जो एलिमेंट 5 से छोटा हो या बराबर। तो अगला स्टेप देख लेते हैं क्या होगा मेरे पास। तो पता ये चलता है लोअर और हायर दोनों एक ही इंडेक्स पे आके रुक गए, क्योंकि 5 इज इक्वेलेंट टू 5 एंड हायर भी यही कह रहा है 5 इज इक्वेलेंट टू 5, लेस देन और ग्रेटर देन इसे नहीं मिली। तो इस केस में वही वाली बात है कि एक एडिशनल आप करना चाहें तो स्वैपिंग होगी, लेकिन कोई मैटर नहीं करती वो स्वैपिंग के, मैं 5 को ही 5 से स्वैप कर दूं। तो इस स्टेप को सॉर्ट ऑफ मैं बाईपास कर दूंगा। और अच्छा, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ ये होगा कि जब मैं 23 से बड़ा एलिमेंट ढूंढने के लिए टूवर्ड्स राइट बढ़ूंगा तो 17 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 23, 11 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 23, बट 23 इज इक्वल्स टू 23। तो लोअर 23 पर आकर रुक जाएगा और हायर को वो नंबर चाहिए जो 23 से छोटा हो। तो 38 तो 23 से छोटा नहीं था, तो हायर की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई और डिक्रीमेंट होकर 6 पर आई। 6 पर उसने चेक किया, एलिमेंट मिला 9 और 9 इज स्मॉलर देन 23। तो हायर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी जो कि सही है। तो इसके बाद क्या होगा, लेफ्ट पीस ऑफ अगर एरे में देखा जाए तो लेफ्ट में तो मैंने बताया कि वो स्टेप हम जो है 5 को 5 से स्वैप करने वाला स्किप कर देंगे, और सिंपली क्या होगा, स्वैपिंग नहीं होगी तो स्वैपिंग कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 5 की जगह आएगा और उसके बाद एच की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी और एल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। यानी हायर जो है बाईपास करके गुजर गया लोअर को, और उसकी वैल्यू हो गई है 0 और लोअर की इंडेक्स हो गई है 2। और राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे क्या होगा जी क्लास, राइट साइड पे क्या होगा, 23 और 9 पे मेरे लोअर और हायर रुके हुए, तो इस पे स्वैपिंग का स्टेप मुझे शो करना पड़ेगा। और स्वैपिंग कैसे होगी कि 9 और 23 को मैं इंटरचेंज करूंगा। उससे पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं, 23 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 23, ये कंडीशन मैट हो रही है, सही है। 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 23, ये कंडीशन भी हमारी मैट हो रही है। तो इसका मतलब है मैं स्वैपिंग कर सकता हूँ, और ये मेरे पास आ गई स्वैप। फिर से ध्यान दें, 23 स्टिल मेरी की है, उसकी जगह चेंज हो गई है लेकिन स्टिल 23 ही मेरी की है। 23 ने अपनी जगह चेंज कर ली है लेकिन 23 ही मेरी की है। अच्छा, जब स्वैपिंग कर देता हूँ तो उसके बाद एक और एडिशनल स्टेप क्या था कि लोअर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है और हायर की वैल्यू को मुझे डिक्रीमेंट करना है। तो लोअर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई और हायर की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही सिचुएशन आ गई है मेरे पास कि हायर ने लोअर को बाईपास कर दिया है इन बोथ लेफ्ट सब एरे भी एंड राइट सब एरे भी। और मैं इन दोनों सब एरेज को आपको पैरेलल में इसीलिए करके बता रहा हूँ कि जब मैं रिकर्जन कॉल करूंगा तो ये दोनों काम इन पैरेलल हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन पेपर पेंसिल अप्रोच में जाहिर सी बात है कि आपको पहले लेफ्ट वाला सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद राइट साइड का सॉल्व करना होगा। आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों पैरेलल ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं क्योंकि एक पे अलग फंक्शन काम कर रहा है, एक पे अलग फंक्शन काम कर रहा है। इट्स लाइक कि मैंने दो अलग अलग बंदों को एरे पे सॉर्ट करने को लगा दिया, एक की जिम्मेदारी कि वो लेफ्ट वाले को सॉर्ट करे और एक की जिम्मेदारी है कि वो राइट वाले को सॉर्ट करे। सही हो गया। तो अब फिर वही केस आ गया मेरे पास, क्या केस आ गया कि भाई हायर इज लेस देन लोअर। ये कंडीशन जब भी आती है तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेक। और ब्रेकिंग का भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि करनी होती है मुझे कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट से लेकर हाई तक। ठीक है, ब्रेकिंग के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्रेकिंग जो मैं करता हूँ वो लेफ्ट से लेकर हाई तक करता हूँ। तो इसमें लेफ्ट और हाई इत्तेफाक से एक ही जगह पर है। और दूसरे पोर्शन में मैं करता हूँ राइट से लेकर लोअर तक, तो इसमें भी राइट और लोअर भी एक ही जगह है। तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि मैं मेरे एरे में एक ही एलिमेंट हो और मैं उसे ब्रेक कर रहा हूँ फॉर फर्दर सॉर्टिंग। फर्दर मैं इसे सॉर्ट कर ही नहीं सकता, एक ही एलिमेंट को क्या सॉर्ट करना, वो तो अपनी जगह पर ही होगा। तो एक जब एलिमेंट होता है तो मैं एरे को डिवाइड नहीं करता, यानी मैं फर्दर इस पे क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम अप्लाई नहीं करता। तो यहाँ पे ना लेफ्ट साइड पे अप्लाई होगी डिवीजन, ना राइट साइड पे अप्लाई होगी, और मैं कहूँगा कि ये वाला पीस जो है मेरा सॉर्ट हो चुका है। और अगर आप ध्यान दें तो वाकई ये पीस मेरा सॉर्ट हो चुका है, मुझे इसमें मजीद सॉर्टिंग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने ग्रे आउट कर दिया है।
ग्रे आउट करने से मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट सब एरे जो है मेरा सॉर्ट हो चुका है, राइट सब एरे पे अभी काम बाकी है। और लेफ्ट इसलिए सॉर्ट हो गया कि ये छोटा था रिलेटिवली, 3 एलिमेंट थे और राइट में 5 एलिमेंट थे, तो इसमें भी कुछ प्रोसेसिंग के एक्स्ट्रा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो लेफ्ट सब एरे मेरा यहाँ पर सॉर्ट हो गया। राइट सब एरे की अगर बात की जाए तो राइट सब एरे में अगर आप देखें तो इधर भी वही कंडीशन मैट हो गई है। हायर जो है बाईपास करके लोअर को निकल चुका है और हायर इंडेक्स इज स्मॉलर देन लोअर इंडेक्स। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, वही जो कि प्रीवियसली हुआ था, ब्रेकिंग। यहाँ पे होगा एरे को पार्टीशन किया जाएगा और पार्टीशन कर दूंगा तो जाहिर सी बात है प्रीवियसली जितना भी मेरा सब किया धरा है वो सब कीज वगैरह डिजोल्व हो जाएंगे और मुझे एक नए सिरे से नई कीज के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एरे दो हिस्सों में मजीद डिवाइड हो गया, राइट वाला राइट सब एरे मजीद 2 सब एरेज में डिवाइड हो गया और सिचुएशन आ गई। और इसके लिए फिर से वही बात है कि लेफ्ट राइट की अगर बात की जाए तो मेरे पास लेफ्ट राइट अपडेट हो जाएंगे और मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ कि लेफ्ट राइट क्या होंगे। इसमें लेफ्ट ये होगा, ठीक है, और आपका राइट यहाँ पर होगा। ग्रे वाला रीजन अब हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। अब प्रोसेसिंग सिर्फ ये ब्लू वाले पोर्शन पे होगा। और इसमें बात की जाए तो ये लेफ्ट का पोर्शन होगा, ठीक है, ये लेफ्ट आ गया और फिर हमारे पास ये वाला हिस्सा इसका राइट आ गया, ठीक है। लेफ्ट राइट मार्कर मैंने यहाँ पे ऐसे शो कर दिया, वरना कर सकता था, उसमें कंजेशन बहुत हो जाती। तो अब नए लेफ्ट एंड राइट आए, फिर से लेफ्ट सब एरे बना, फिर से राइट सब एरे बना, तो फिर से मेरे पास नई वैल्यूज आएंगी फॉर लोअर एंड हायर। इसमें लोअर इंडेक्स मेरी है 3 और हायर इंडेक्स है मेरी 5, ठीक है। लोअर इंडेक्स है 3, हायर इंडेक्स है 5, तो की क्या बनेगी जल्दी से बता दीजिए जी क्लास। इसमें की क्या बनेगी, लोअर इंडेक्स 3 है, हायर इंडेक्स 5 है, तो की क्या बनेगी मेरे पास? एनीवन? तंजील आप बताइए। ठीक है, इंडेक्स नंबर 4 और इंडेक्स नंबर पर 4 पे जो एलिमेंट है वो की या पाइवट मेरा बन जाएगा यानी 11, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड पे बताइए मुझे क्या होगा। राइट साइड पे मेरे पास ये सिचुएशन है, लोअर में लेफ्ट मेरा लोअर को असाइन हो गया यानी 6 और राइट मेरा हायर को असाइन हो गया यानी 7। इस केस में की क्या बनेगी मेरी? ठीक है, 23 एट 6, तो ये मेरी की। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, वही मुझे दोबारा से चेक करना है, लेफ्ट पोर्शन में चेक करना है कि लोअर को वो एलिमेंट मिल जाए जो 11 से बड़ा हो या बराबर हो और हायर को वो पोर्शन में एलिमेंट मिल जाए जो 11 से छोटा हो या बराबर। और कोइंसिडेंटली अगर हम देखें तो लोअर इस वक्त 17 को पॉइंट कर रहा है और 17 इज ग्रेटर देन 11 और हायर जो है 9 को पॉइंट कर रहा है और 9 इज लेस देन 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लेफ्ट और लोअर और हायर को मजीद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने सही प्लेसेस पे मौजूद है, इन पे तो डायरेक्टली मैं स्वैपिंग अप्लाई कर दूंगा। राइट पीस ऑफ सब एरे को देखा जाए तो क्या सूरत हाल है कि लोअर के पास वो एलिमेंट होना चाहिए जो कि ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। तो लोअर के पास वो एलिमेंट मौजूद है 23 जो कि इक्वल है 23 के, लेकिन हायर के पास है 38 जो कि लेस देन और इक्वल्स टू 23 नहीं है। तो हायर की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और वो डिक्रीमेंट होकर कहाँ आ जाएगी, 23 पर ही आएगी। लोअर ने अपनी जगह मूव नहीं किया लेकिन हायर ने अपनी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर लिया और दोनों फिर वही बात है, सेम लोकेशन पे आ गए। तो सेम लोकेशन पे अगर मैं स्वैपिंग अप्लाई कर भी दूं तो 23 से स्वैप होगा और फिर जाके मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊंगा यानी लोअर को इंक्रीमेंट कर दूंगा और हायर को डिक्रीमेंट। लेकिन फिलहाल मैं इस स्टेप को रोकता हूँ और लेफ्ट पीस ऑफ सब एरे पे आता हूँ यानी मिडल वाला जो इस वक्त रिलेटिवली मिडल है, लेकिन इन दोनों के रिस्पेक्ट से वो लेफ्ट पोर्शन। तो इसमें अब मुझे स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग किसकी होगी, 17 और 9 की स्वैपिंग हो जाएगी।
उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कंडीशन मैट हो रही है हमारी, बिल्कुल 17 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 एंड 17 के बाद जो है 9 इज लेस देन और इक्वल्स टू 11। ठीक है, 11 मेरी की है, 17 की से बड़ा है और 9 की से छोटा है, तो ये डिजर्व नहीं करता 17 के लेफ्ट साइड पे हो और 9 डिजर्व नहीं करता कि वो 11 के राइट साइड पे। तो मैं इन दोनों को कर देता हूँ स्वैप। ठीक है, स्वैपिंग हो जाती है। स्वैपिंग के बाद एक एडिशनल स्टेप क्या होता है मेरे पास कि लोअर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए और हायर की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाए। तो ये लोअर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, हायर की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई और दोनों की इंडेक्स हो गई सेम 4 एंड 4। ठीक है, अभी भी मैं चाहूंगा कि इसी सब एरे को पहले सॉल्व कर दूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस रिक्वायर्ड है। मैं राइट वाले को भी सॉल्व कर सकता था, लेफ्ट को भी, क्योंकि ये तो पैरेलल में चल रहे हैं और मैं सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए लेफ्ट वाले को पहले कंप्लीटली सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा आपको पता ही है, 11 पे 11 की स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग के बाद एक स्टेप इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा कि हायर की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी और लोअर की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगी। ठीक है, और फिर वही सिचुएशन आ जाएगी और वही सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर जो है ये एक सिचुएशन आ गई है कि हायर इज लेस देन लोअर और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ब्रेक। लेकिन फिर वही सिचुएशन कि मैं ब्रेक क्या करूँ, मेरे पास तो एरे जो है उसमें एक एक एलिमेंट ही बन रहा है, लेफ्ट से लेकर हायर तक एक एलिमेंट है और फिर राइट से लेकर लोअर में भी एक ही एलिमेंट है। तो इन दोनों एलिमेंट को मैं फर्दर डिवाइड करके क्या कर लूँ, कोई फायदा नहीं है, तो मजीद डिवीजन नहीं होगी और मैं कहूँगा कि ये वाला पीस ऑफ एरे भी मेरा क्या है, कंप्लीटली सॉर्ट हो गया। ठीक है, ये सॉर्ट हो गया तो मैं इसे भी ग्रे आउट कर देता हूँ, ये ग्रे आउट हो गया और मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। अच्छा, इस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा चलें समझा देता हूँ क्या हुआ है। उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ ये लेफ्ट और राइट जो मेरे पास एडिशनल लिखे हुए हैं, मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, ये पोर्शन मेरा सॉर्ट हो चुका है और ये दोनों जो एलिमेंट थे ये आपने देखा 23 पर मौजूद थे और 23 में वही केस बन रहा था कि ये दोनों सेम एलिमेंट को स्वैप करेंगे, 23 को 23 से स्वैप करेंगे और फिर वही एडिशनल स्टेप क्या था कि लोअर की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा और हायर की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें आप, लोअर इंक्रीमेंट होके 6 से 7 पे चला गया, लेकिन हायर जो 6 पे था वो डिक्रीमेंट होके 5 पे चला गया। अब आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली बात यह है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग सोच रहे होंगे सर ये 5 पे कैसे चला गया, इसका सब एरे तो 6 और 7 था, ये अपनी बाउंड से बाहर कैसे चला गया। इसको 5 पे मतलब जाना नहीं चाहिए था, हो सकता है आपके जहन में ऐसी एक मिसकंसेप्शन जनरेट हो। तो यहाँ पे फिर से मैं वही बात रिव्यू कराऊंगा आपको कि मैंने कहा कि एरे लॉजिकली सेपरेटेड है, फिजिकली नहीं है। यानी ये एलिमेंट मैंने, आपने देखें कि अभी भी सारे एलिमेंट साथ लिखे हैं और सबकी इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ही है। यानी अगर मैं 6 इंडेक्स को माइनस करूंगा तो मैं 5th एलिमेंट पे आ जाऊंगा और अगर मैं 3rd को माइनस करूंगा तो 2 पर आ जाऊंगा, 2 को प्लस करूंगा तो मैं 9 पे आ जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 6th इंडेक्स को अगर डिक्रीमेंट कर देता हूं तो मैं डिक्रीमेंट करके 5th इंडेक्स पे चला जाऊंगा। इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि एरे फिजिकली एक्चुअली एक ही है, मैं उस पर पोर्शंस में काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उस पर काम जो है पोर्शंस में कर रहा हूँ और 6 इंडेक्स को जब मैं डिक्रीमेंट करूंगा तो डेफिनेटली हायर की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगी और 5 स्टिल है लेकिन मेरी प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं था। तो इधर मैं क्या करूं, अब फिर से वही वाली बात है कि मुझे करनी है डिवीजन और डिवीजन के लिए वही मेरे पास केस आ जाता है कि हायर की वैल्यू लेस देन है लोअर। तो मैं फिर से चेक कर लेता हूँ क्या डिवीजन में पॉसिबल भी है, कर सकता हूँ या नहीं। तो राइट वाले को मैंने चेक किया तो राइट वाले में तो पता लग रहा है एक ही एलिमेंट है, राइट और लोअर एक ही जगह पर है, तो यहाँ तो नहीं हो सकती। तो ये पोर्शन तो शॉर्ट हो गया, यानी 38 तो अपनी ही जगह पर है। फिर मैं चेक कर लेता हूँ ये लेफ्ट वाले को। अब इधर देखा जाए तो लेफ्ट और हायर में दो एलिमेंट हैं, 17 और 23। क्या ख्याल है आप लोगों का, यहाँ पे रिकर्जन का फंक्शन कॉल होगा या नहीं होगा? एलिमेंट दो हैं, ठीक है, रिकर्जन का फंक्शन कॉल होगा या नहीं होगा? जी क्लास, आप लोगों से सबसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे लेफ्ट और हायर वाले जो पोर्शन है उसमें दो एलिमेंट है, क्या यहाँ पे रिकर्जन का फंक्शन कॉल होगा या नहीं, या मुझे करना चाहिए या नहीं, ये बता दें। क्या इधर मैं रिकर्जन का फंक्शन कॉल करूं या नहीं?
जी क्लास एनीवन? चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे रिकर्जन का फंक्शन कॉल नहीं होगा। एंड हाउ टू मेक श्योर, मैं किस तरह मेक श्योर करूँ कि रिकर्जन का फंक्शन कॉल ना हो। तो अगर आपको याद हो कि रिकर्जन के फंक्शन कॉल करने से पहले मैंने एक इफ की कंडीशन लगाई हुई थी, और उस कंडीशन में मैंने लिखा हुआ था क्लियरली सिर्फ रिकर्जन का फंक्शन तभी कॉल होगा जब लेफ्ट की वैल्यू लेस देन हो एच की वैल्यू से। ठीक है, एक ये था लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और राइट हैंड साइड के लिए क्या था, जब राइट की वैल्यू सॉरी लोअर की वैल्यू जो है लेस देन होनी चाहिए किससे, राइट की वैल्यू। ठीक, तो अगर आप देखें तो इस वक्त मैं फर्दर डिवीजन या रिकर्सिव फंक्शन कॉल इसलिए नहीं कर रहा कि ये दोनों कंडीशन मैट नहीं हो रही। ये मैट नहीं हो रही क्योंकि लोअर की वैल्यू राइट से छोटी नहीं है बल्कि बराबर है, तो ये मुझे बता रहा है कि एक ही एलिमेंट है। लेकिन इस वाले पोर्शन में अगर आप चेक करें, ये वाले पोर्शन में लेफ्ट की वैल्यू हाई से क्या रिलेशनशिप, यहाँ चेक किया जाए तो लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर है एज कंपेयर टू हाई की वैल्यू। ठीक है, तो ये कंडीशन मैट नहीं हो रही। ठीक है, ये कंडीशन मैट नहीं हो रही, तो कंडीशन मैट नहीं हो रही तो रिकर्जन का फंक्शन फर्दर कॉल नहीं होगा। यानी वहां पे ये कंडीशन लगाने से ये भी मैंने मेक श्योर कर लिया कि गलती से अगर मैं दूसरे बाउंड में चले जाऊं, यानी अपने जो रेंज थी एरे की, सब एरे की, उससे बाहर भी निकल जाऊं, तो रिकर्सिव फंक्शन कॉल ना हो, क्योंकि प्रीवियस वाला एरे का रिजल्ट इससे अफेक्ट हो सकता है। और आप देखें तो वो तो सॉर्ट हो चुका है। अगर मैंने कहीं में स्वैपिंग कर दी गलती से, और अगर ना भी हुई स्वैपिंग, तो मेरे एक दो स्टेप्स वेस्ट होंगे और प्रोसेसिंग टाइम वेस्ट होगा। तो इस कंडीशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर भी रिकर्सिव फंक्शन कॉल नहीं होता, और रिकर्सिव फंक्शन कॉल नहीं होता तो मैं ये कंक्लूड कर देता हूँ कि मेरा ये जो राइट सब एरे है ये भी सॉर्ट हो गया है। और ये भी सॉर्ट हो गया तो फाइनली मैं ये कंक्लूड कर लेता हूँ कि मेरा एरे जो है सॉर्ट हो चुका है। और आप अपेरेंटली देख भी सकते हैं 2 5 7 9 11 17 23 एंड 38, इट इज अ सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो ये थी क्विक सॉर्ट की वर्किंग। इसके लिए मैंने थोड़ा रिलेटिवली बड़ा एरे लिया था ताकि आपको बात समझाई जा सके। तो अब आपने वर्किंग थोड़ी सी देख ली है, तो दोबारा से कोरिलेट करते हैं इस वर्किंग को एल्गोरिथम से। तो मैं वापस चलता हूँ एल्गोरिथम की तरफ। तो एल्गोरिथम में दोबारा से वो बातें हाईलाइट करवाता हूँ जो मैंने एक एक करके यहाँ पे मेंशन की थी। तो एरे में सबसे पहले देखें क्या काम होता है। एरे में सबसे पहले वही काम हो रहा है, पहली लाइन इनिशियलाइजेशन, ये वाली चीजें सेट हो जाती हैं जो मैं सबसे पहले स्टेप कर रहा था, लोअर की वैल्यू हायर की वैल्यू और की डिसाइड करना। तो पहला स्टेप ये। उसके बाद मेरी लूप चलती है, और लूप के अंदर सेकंड लूप क्या लगी होती है, ये वाली, जो क्या काम कर रही होती है, लोअर को इंक्रीमेंट करती रहती है। कब तक इंक्रीमेंट करती है, जब तक लोअर की वैल्यू लेस देन है की। यानी ये लूप कब रुक जाएगी, ये लूप रुकेगी कब, अगर मैं इसको आपको लिखना चाहूँ स्टॉपिंग कंडीशन फॉर लूप, यानी ये लूप चलेगी कब तक, जब तक कि लोअर की वैल्यू लेस देन की है। तो इसका मतलब ये स्टॉप कब हो जाएगी, जैसे ही मेरी वैल्यू लो की जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की हो जाए, तो ये कंडीशन पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी मेरी लूप। इस कंडीशन पे मेरी लूप स्टॉप हो जाती है। ठीक है, मैं आपको यही बता रहा था ना कि लोअर को वहां तक जाना है जहां पे उसको कोई ऐसी वैल्यू ना मिल जाए जो कि इससे बड़ी है या बराबर है। तो अगर रुकने की कंडीशन बड़ी है या बराबर है, तो लूप के चलने की कंडीशन क्या होगी, इसकी बिल्कुल अपोजिट, जो कि आप यहाँ देखने लिखी हुई है लेस देन की। ठीक है, सिमिलरली हायर की भी बात की जाए तो हायर को आगे बढ़ाने का तरीका भी यही है मेरे पास, कि हायर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूसली, आगे नहीं पीछे ला रहा हूँ, हायर डिक्रीमेंट हो रहा है हाई की वैल्यू या हायर इंडेक्स की वैल्यू। और इसकी कंडीशन अगर आप चेक करें तो क्या लिखी हुई है कि ट्रू की कंडीशन क्या है, कि जब तक हायर की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, यानी ग्रेटर पे ये आगे बढ़ता रहेगा। तो स्टॉप कब हो जाएगा, जब ए हाई की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल्स टू हो जाए की। यानी स्टॉप कब हो जाएगा ये, जब ये वैल्यू लेस देन या इक्वल। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है, ए लेस देन या इक्वल्स टू टी। हम कब रुक रहे थे, हम अपने मार्कर्स को मूव करते रहते थे और एकदम से उस जगह जाके रोक देते थे जहाँ पे ये कंडीशन मैट हुई। तो ये कंडीशन मैट होने का मतलब ये था कि यहाँ पे जाके उसको रुक जाना है। ये कंडीशन पे मैं रुक जाता था हाई के लिए, और इस कंडीशन पे मैं रुक जाता था लोअर के लिए।
ठीक है, वरना कंटिन्यूसली मैं इंक्रीमेंट करता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप, वो आगे बढ़ता रहेगा लोअर, और हायर जो है डिक्रीमेंट होता रहेगा। जब मुझे हायर और लोअर मिल जाते थे तो मैं करता था क्या चीज, स्वैपिंग। लेकिन स्वैपिंग से पहले मैं ये कंडीशन जरूर चेक करता था कि लोअर और हायर की वैल्यू में ये रिलेशनशिप हो, यानी हाई की वैल्यू लो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं होती थी तो मैं स्वैपिंग परफॉर्म कर देता। ये आगे देखें स्वैपिंग, ठीक है। और स्वैपिंग के बाद मैं क्या कर रहा था, लो को एक स्टेप आगे बढ़ा देता था और हाई को एक स्टेप पीछे कर देता। ये आ गया एक और स्टेप, और उसके बाद मेरी लूप रिपीट होती रहती थी। और लूप की कंडीशन भी देखें वही लगी हुई है कि जब तक के लोअर की वैल्यू लेस देन और इक्वल है हाई, यानी लूप टर्मिनेट हो जाएगी कब, लूप टर्मिनेट हो जाएगी कब, जब मेरी एच की वैल्यू जो है, एच की वैल्यू जो है लेस देन हो जाए लो से। तो मेरी लूप स्टॉप कब हो जाती है, जब मेरी हायर की वैल्यू या हायर इंडेक्स की वैल्यू लेस देन लोअर इंडेक्स हो जाए। हायर का मैंने नाम ही इसलिए दिया था ना कि इसमें बड़ी इंडेक्स होनी चाहिए। अगर वो इंडेक्स ही छोटी हो जाएगी तो मेरी लूप ब्रेक हो जाएगी। और लूप ब्रेक होने के बाद मैं क्या कर रहा था, रिकर्जन के फंक्शन कॉल कर। तो रिकर्जन के फंक्शन को अगर आप ध्यान दें, ये देखें रिकर्जन का फंक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक कॉल हो रहा है। लेफ्ट की जगह तो मैंने लेफ्ट ही लिखा हुआ है, लेकिन राइट की जगह मैं क्या लिख देता हूँ इस वक्त, हाई लिख देता हूँ। यानी राइट वाली रेंज मैंने चेंज कर ली। लेफ्ट वहीं से स्टार्ट है, लेकिन हायर पोर्शन जो है राइट नहीं है, बल्कि अब थोड़ा सा पीछे जहाँ पे हायर इंडेक्स है। सिमिलरली जब मैं ये वाला कॉल करता हूँ तो इसमें मैंने राइट वाला पोर्शन वही रखा है, लेकिन लेफ्ट की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, लो। ठीक है, ये देखें। लेकिन इन दोनों फंक्शन को कॉल करने से पहले ये देखें वो कंडीशन चेक हो रही है जो मेक श्योर करती है कि एरे के अंदर एटलीस्ट 2 एलिमेंट हों। ये वो वाली बात कि लेफ्ट की वैल्यू हमेशा लेस देन हाई होनी चाहिए और राइट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन लो होनी चाहिए। तो ये कंडीशन मैट होगी तो फर्दर डिवीजन होगी या रिकर्सिव कॉल होगी, वरना नहीं होगी। तो बीच बीच में अगर आप देख रहे थे मैं कहीं डिवीजन कर रहा हूँ कहीं नहीं कर रहा, तो वो इस कंडीशन की बेस पे कर रहा था। ये कंडीशन मैट होती थी तो मैं ब्रेक करता था, ये कंडीशन मैट नहीं होती थी तो मैं ब्रेक नहीं करता था। हो सकता है कि बाज औकात 6 और 7 दोनों स्टेप रन हो सकता है कभी दोनों ही रन ना हो, और हो सकता है कभी 6 रन हो 7 रन ना हो, ये भी हो सकता है कभी 7 रन हो 6 रन हो। तो डिपेंड करता है टोटली लेफ्ट राइट हाई लो की वैल्यू पे। ठीक है, जो कंडीशन ट्रू हो सकता है दोनों ट्रू हो जाए तो दोनों रन हो जाएंगे, दोनों फॉल्स हो जाए तो दोनों ही रन नहीं होंगे। 6 वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो 6 रन हो जाएगा, 7 फॉल्स हो गई तो रन नहीं होगा। 7 ट्रू हो जाए तो 7 रन हो जाएगा, 6 फॉल्स हुई तो 6 रन नहीं। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम को मैंने मैप करके दिखा दिया दोबारा से आपकी फंक्शनैलिटी के साथ। तो ये एल्गोरिथम रिलेटिवली जो हमने प्रीवियसली सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़े उनसे डिफरेंट है, और रिलेटिवली हो सकता है अंडरस्टैंडिंग व्यू पॉइंट से भी डिफिकल्ट लगे, और ये है भी। ठीक है, तो कोशिश की मैंने जितना आसानी से इसको समझा सकता था। बाकी जो कसर है इसकी वो हम लैब में देख लेंगे। इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज पे बात कर लेता हूँ और फिर देन लेक्चर में कंक्लूड। कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो कह रहे हैं इट इज यूजली मेजर्ड बाय, ठीक है ये सब बातें वही हो गई। वर्स्ट केस तो वही है वर्स्ट केस, लेकिन इसमें अपोजिट है। इसका वर्स्ट केस कब आता है, देखें इसकी वर्स्ट केस कब आता है। इसके वर्स्ट केस का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहे हैं अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो अगर आप रिकॉल करें बबल सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट इस क्राइटेरिया पे बेस्ट केस सिनेरियो देती थी, यानी उसमें रिजल्ट टेक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आती थी। जबकि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम ऑलरेडी सॉर्टेड एरे पे अपना वर्स्ट केस शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये खाम खाई पूरे एरे को डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा, और डिवाइड करने के बाद डिसाइड करेगा कि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, डिवाइड करेगा डिसाइड करेगा ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसमें काफी इसकी कहना चाहिए कि एल्गोरिथम का प्रोसेसिंग टाइम वेस्ट होगा। पहले वो एन एलिमेंट पे ट्राई करेगा, एन एलिमेंट का उसे पता लगेगा भाई एन माइनस एलिमेंट अगर सॉर्टेड हुआ ना तो डिवीजन इसकी ऐसे होगी कि हर मर्तबा एक एलिमेंट अलग होता जाएगा, एक एलिमेंट अलग होता जाएगा, एक एलिमेंट अलग होता है। तो इसको जब हम लैब में आप लोग देखेंगे या मैं कराऊंगा तो हम बेहतर देख लेंगे कि किस तरीके से ये वर्स्ट केस बिहेव करता है। ठीक है, एवरेज केस की अगर बात कर लें तो एवरेज केस है इसका ओ ऑफ एन लॉग टू एन। लॉग टू क्यों आ रहा है, लॉग टू इसलिए आ रहा है कि हर मर्तबा मेरा एरे जो है डिस्ट्रीब्यूट होकर हाफ हो जाता है। ठीक है, थ्योरेटिकली हाफ। ठीक है, और हर मर्तबा मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि दो हिस्से हो रहे हैं ना, दो हिस्से का मतलब ये है कि लॉग टू आ गया, और हर हिस्से में मैक्सिमम पॉसिबल कितने एलिमेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम हर हिस्से में, फर्ज करें मेरा हिस्सा किया अगर 10 में से 5 5 हुए तो बहुत अच्छी बात है, फिर अगली मरतबा अगर 5 में से 2 2 हो गए और अच्छी बात है।
तो ये तो जो अगर ये वाली सिचुएशन आती है तो है मेरा बेस्ट केस, और इस केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n आ जाएगी, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n/2 कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n/2, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऑफ n, यानी हर मर्तबा मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ और डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो रही है मेरी, हाफ हाफ होती जा रही है, तो इससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ ओ ऑफ एन रहेगी। लेकिन अभी जो हमने एग्जांपल की उसमें ऐसा नहीं हुआ, उसमें क्या हुआ कि हर मर्तबा एग्जैक्टली हाफ नहीं हो रहे, 3 5 फिर 5 में से 2 3 इस तरीके से हो रहा है। तो इस केस में हो सकता है कि मैं जब एरे को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो एक एलिमेंट अलग आ जाए, बाकी 9 एक तरफ आ जाए, फिर डिस्ट्रीब्यूट करूं एक एलिमेंट 2 एलिमेंट अलग आ जाए, 7 इस तरफ आ जाए। तो मैक्सिमम भी अगर सब एरे की बात की जाए तो सब एरे में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, एन हो सकते हैं। तो ये जो एन का फैक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसलिए लगा हुआ है कि हर मर्तबा होगा तो 2 हिस्सों में डिवाइड, और हर हिस्से में ज्यादा से ज्यादा जो एलिमेंट हो सकते हैं वो एन हो सकते हैं, एन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो इसकी एवरेज केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस वजह से ओ ऑफ लॉग 2 ऑफ एन इंटू एन आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम एन कंपैरिजन हो सकते हैं हर स्टेप पे, और कितने स्टेप्स हो रहे हैं, लॉग 2 ऑफ एन, क्योंकि हर मर्तबा स्टेप्स मेरे रिड्यूस होकर हाफ होते जा रहे हैं। तो इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज अगर आप देखें तो वर्स्ट केस एन स्क्वायर है, बेस्ट एन है, और एवरेज में एन लॉग एन। तो हमारे पास तीनों टाइप के वेरिएंट्स मौजूद हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है इन कोड। तो अभी हम नहीं कर सकते, उसको मैं रहने देता हूँ। और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जांपल इसमें गिवन है जिसको मैं अभी करके नहीं दिखाना चाहूँगा, तो मैं इसको, एनिमेटेड भी है, बाईपास कर देता हूँ इस एग्जांपल को, और हम डायरेक्ट चलते हैं कंक्लूजन की स्लाइड्स पे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये सब स्टेप्स में एक और एग्जांपल सॉल्व है, इसमें एक एक स्टेप सॉल्व किया हुआ डिटेल में, काफ़ी रैंडम डेटा लेकर, तो ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये एक वर्स्ट केस का एल्गोरिथम यहाँ पे गिवन है, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर कंपैरिजन यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, हम वो वाला एल्गोरिथम फॉलो करेंगे जिसमें हमारे पास मिडल एलिमेंट एस की या पाइवट। ठीक है, असल बात पे आ जाते हैं, जिसलिए मैंने स्लाइड स्किप की। असल बात ये है कि आपका है असाइनमेंट नंबर 2। इस पे आपको ये डेटा सेट गिवन है, 3 क्वेश्चन है इसमें। पहले क्वेश्चन में बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, दूसरे में भी बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, और तीसरे में आपको क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए जो भी मैंने प्रीवियसली स्लाइड स्किप करवाई है, इस तरीके से आप क्विक सॉर्ट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिव्यू करिएगा इस एग्जाम्पल को कि किस तरीके से पेपर पेंसिल पे आप इसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट पोर्शन को पहले सॉल्व कर दें, फिर राइट को करें, फिर उसके बाद करें एंड सो ऑन। तो आप असिस्टेंस के लिए इन दोनों स्लाइड्स नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्विक सॉर्ट के लिए 53 से 58 को रेफर कर सकते हैं, और बाइनरी सर्च के लिए 10 एंड 11, दो एग्जाम्पल जो हमने पेपर पेंसिल अप्रोच के लिए बताई थी। ठीक है, इसके बाद बबल सॉर्ट को अगर आप सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होता है। ये थोड़ी सी हिंट दी हुई है बबल सॉर्ट के लिए कि पास 1 में आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आप देखें तो 8 एलिमेंट थे, तो मेरे पास n कंपैरिजन आए। पास 2 में मैं करूंगा तो मेरे कंपैरिजन n-2 हो जाएंगे, पास 3 में n-3 n-4 एंड सो ऑन। इस तरीके से बबल सॉर्ट सॉल्व होता है, एक ऐसी रेफरेंस दी हुई थी। उसके अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं कुछ जिन पर आप बबल सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं, इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं, और एक कहा हुआ एनालिसिस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री एंड बबल सॉर्ट एल्गोरिथम ट्राई। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का मतलब है एग्जाम में, असाइनमेंट में, क्विज में, कहीं पे भी ये आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चूंकि चैप्टर हमारा काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है तो इसमें मजीद हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये है कि आप इन सब के सी कोड ट्राई कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आप लैब में करेंगे ही। तो डिस्क्रिप्टिव चैप्टर था तो काफ़ी सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसमें से निकलते हैं, तो इनको रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। और ये थोड़ा सा एक सैम्पल कोड दिया हुआ है मैंने, आप ट्राई करना चाहें कि आप बबल सॉर्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, और दैट्स इट। यहाँ पे हमारे चैप्टर का कंक्लूजन है। चैप्टर से रिलेटेड अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। चलें, तो लेक्चर को फिर हम कंक्लूड करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।